दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ राजनीति की नहीं है। यह सत्ता, अहंकार और गठबंधन की जटिल बुनावट की कहानी है। यह कहानी है उस गुस्से की जो इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के दिल में धधक रहा है। और यह गुस्सा मामूली नहीं है। यह गुस्सा उस शख्स का है जिसके पास आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाए रखने की सबसे बड़ी चाबी है। प्रधानमंत्री से कोई नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह से कोई नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाएं, तो दिल्ली की गद्दी तक हिल सकती है। और आज हालात ऐसे बन गए हैं कि नायडू साहब भयंकर नाराज हैं। यह नाराजगी ऐसे ही नहीं आई। दरअसल बीजेपी ने वही गलती की है जो राजनीति में अक्सर बड़ी पार्टी कर बैठती है। जब गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत खत्म होती दिखती है, तब अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन जब सत्ता का गणित बिगड़ता है, तभी उन्हें याद आता है कि इन पार्टियों का वजन क्या है। 13 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फोन किया। यह फोन जगन मोहन रेड्डी को किया गया। वहीं जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू के जानी दुश्मन माने जाते हैं, राजनाथ सिंह ने उनसे सपोर्ट मांगा। जगन मोहन रेड्डी के पास 11 सांसद हैं, 11 वोट, और तुरंत उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। अब आप सोचिए, 11 वोट लेने के लिए बीजेपी ने उस शख्स से हाथ मिला लिया जिसने कभी चंद्रबाबू नायडू को जेल तक भिजवा दिया था, जिस नेता ने आंध्र की राजनीति में नायडू का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था। और यह सब किया गया बिना नायडू को विश्वास में लिए। दोस्तों, राजनीति में सपोर्ट मांगना कोई गुनाह नहीं है। हर दल को हक है कि वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट जुटाए। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जिन चंद्रबाबू नायडू के पास 18 वोट हैं, 16 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में, उनसे बिना पूछे, बिना बताए उनके दुश्मन से सपोर्ट क्यों मांगा गया? क्या यह नायडू को छोटा दिखाने की कोशिश थी? क्या यह उन्हें दरकिनार करने की रणनीति थी? या यह अहंकार था कि अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है? और यहीं से नायडू का गुस्सा शुरू होता है। अब जरा आपको समझाता हूं कि यह दुश्मनी कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। जगन मोहन रेड्डी वही नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों के तमाम केस लगाकर नायडू को घेरा, यहां तक कि उन्हें जेल भेजने में भी उनकी भूमिका रही। नायडू की पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश से लगभग मिटा देने में भी जगन मोहन रेड्डी का हाथ है। और आज बीजेपी उसी जगन मोहन रेड्डी से सपोर्ट मांग रही है। आप जरा सोचिए, अगर आपके सबसे बड़े दुश्मन को आपकी ही सहयोगी पार्टी गले लगा ले तो आपको कैसा लगेगा? यही हाल है नायडू का। लेकिन मजे की बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू इस पूरे मामले पर चुप हैं। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और राजनीति में दोस्तों, जब कोई नेता चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। नायडू वही नेता हैं जो अचानक से चाल बदलते हैं। कब, कहां और कैसे झटका देंगे यह किसी को पता नहीं चलता। यही उनका अंदाज है। नायडू और जगन की पार्टियों में इस वक्त एक और बड़ा विवाद चल रहा है, देवस्थानम की जमीन और होटल की जमीन को लेकर। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की बौछार है। ऐसे माहौल में बीजेपी का जगन मोहन रेड्डी के साथ खड़ा होना नायडू को सीधे तौर पर अपमान जैसा लगा। याद करिए, जब दक्षिण भारत में डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा था, तब नायडू एनडीए में रहते हुए भी दक्षिणी राज्यों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने स्टालिन का साथ दिया, उन्होंने रेवंत रेड्डी की बात मानी। यानी जब जब दक्षिण भारत के हित दांव पर लगे, नायडू ने बीजेपी से अलग खड़ा होना चुना। याद कीजिए, जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था, उस वक्त एनडीए में रहते हुए भी सबसे पहले विरोध करने वाले नायडू ही थे। उन्होंने खुलकर कहा कि यह भारत के हित में नहीं है। यानी नायडू कभी भी आंख मूंद कर बीजेपी के साथ खड़े नहीं होते, वो अपनी स्वतंत्र राजनीति करते हैं। अब जरा सोचिए, इस वक्त जगन मोहन रेड्डी अपने सांसदों से कह रहे हैं कि चुप रहो, कोई बयान मत दो, उपराष्ट्रपति चुनाव तक इंतजार करो और फिर नवंबर में बिहार चुनाव का नतीजा आएगा, उसके बाद ही हम देखेंगे। यानी साफ है कि पूरी रणनीति नवंबर तक खींच रही है। और यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है, अनिल अंबानी। आप जानते हैं कि अनिल अंबानी चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों की दोस्ती 2 दशक पुरानी है और हाल के दिनों में अनिल अंबानी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, छापेमारी हो रही है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर यह नायडू पर दबाव बनाने की रणनीति है? विपक्ष का आरोप है कि यह सब सिर्फ नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में सरकार का साथ दें। लेकिन बीजेपी ने जो गलती की वो ये कि उन्होंने नायडू से पहले बात नहीं की। अगर राजनाथ सिंह नायडू को फोन कर देते, उनसे कहते कि हमें वोट की जरूरत है और इसीलिए हम जगन मोहन रेड्डी से भी बात कर रहे हैं, तो शायद नायडू को इतना बुरा न लगता। लेकिन जब आप सहयोगी को इग्नोर करके उसके दुश्मन से सपोर्ट मांगेंगे, तो जाहिर है यह चोट करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नायडू आगे क्या करेंगे? क्या वो चुप रहेंगे और मन ही मन इस अपमान को निगल जाएंगे? क्या वो अचानक से कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या वो विपक्ष के साथ हाथ मिला सकते हैं? या फिर समय आने पर बीजेपी को ऐसा झटका देंगे कि दिल्ली की गद्दी हिल जाए? विपक्ष की नजर भी इस वक्त नायडू पर है। सबको पता है कि अगर नायडू साथ आ गए तो समीकरण बदल जाएंगे। यही वजह है कि विपक्ष लगातार संदेश दे रहा है कि हम नायडू के साथ खड़े हैं। और इस पर मोदी भी नहीं बोल रहे हैं कि नायडू ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नायडू ने तो मोदी सरकार को समर्थन दे रखा है। फिर जब विपक्ष बार बार बोल रहे हैं कि नायडू हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर इस पर नायडू अपनी छुट्टी क्यों नहीं तोड़ते?
दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक नाराजगी की नहीं है, यह कहानी है सत्ता के अहंकार की। यह कहानी है उस गलती की जो बड़ी पार्टियां बार बार करती हैं, और यह कहानी है उस खामोशी की जो आने वाले दिनों में बड़ा धमाका कर सकती है। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी गलतियां की। नोटबंदी की, कोरोना में कई कंपनियों का बंद होना जिससे मजदूर बेरोजगार हुए, लोगों की आमदनी रुक गई, छात्रों के लिए बेरोजगारी की समस्या। अगर छात्र नौकरी मांगने जाएं तो छात्र ही नहीं शिक्षक भी पीट रहे हैं और उन्हें जेल में भरा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू अभी चुप हैं, लेकिन जब वो बोलेंगे तो उनकी आवाज दिल्ली की राजनीति की नींव तक हिला सकती है, क्योंकि चंद्रबाबू ताश के वो पत्ते हैं जो गेम को देखकर अपनी चाल बदल लेते हैं। इस पूरी रणनीति में असली मोहरा चंद्रबाबू नायडू ही है। और जो लोग कहते थे कि बीजेपी कभी नहीं हार सकती, उन्हें से पते थे कि उन्हें आगे लोगों के लिए भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की बिहार रैलियां में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, तो ये सीधे उनके गाल पर तमाचा मार रहे हैं और चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी की डिग्री को लेकर भी सियासत चरमराई हुई है। दोस्तों, मोदी सरकार हर तरफ से घिर चुकी है। जब संसद में राहुल गांधी गरजते हैं तो 2 मिनट में ही मोदी को 4-5 बार पानी पीना पड़ता है। दोस्तों, आप भी कमेंट में अपनी राय रखें। मैं रवीश कुमार। सवालों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। सवाल पूछना बंद ना करें, क्योंकि जब सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेगा और सत्ता की नींव हिल सकती है, वरना वही फकीरी वाली बात फिर करेंगे। अरे देखिए, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे जी। तो अब इस फकीर को अपना झूला भी दिखाना होगा कि आखिर इस झूले में क्या है, वरना अपना यह देश बिक जाएगा। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ ठोका है और बिना पूछे सीज फायर करवाया है, देश की सियासत का समीकरण बिगाड़ सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।